हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूं। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो एक लास्ट पैराग्राफ दिया गया है जिसमें जो कुछ भी दिया है वहां से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कुछ छोटे मोटे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ चुके हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे ना बने और आपके एग्जाम में आ जाए। तो जरूरी है कि ऐसी जगहों पर जहां पर मुझे लगता है आपको खतरा हो सकता है, मैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पोस्टमार्टम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो वो लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें क्या दिया गया है मैं आपको बता देता हूं। वहां पर लिखा हुआ है कि जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब जब आप किसी पेशेंट की बॉडी में 3 साइड पर लीड जो है, इलेक्ट्रिक लीड जो है, उनको अटैच करेंगे, राइट एंड लेफ्ट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को आप ऑब्टेन करेंगे तो वेरियस इंडिविजुअल का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो शेप होगा वो रफली सेम होगा, यानी कि हम सबका ऑलमोस्ट एक सा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का शेप में आपको कोई डेविएशन देखने को मिलता है, डेविएशन मतलब विचलन, यानी कि हो सकता है कि जो पी वेव है वो एनलार्ज हो रही हो सकता है कि एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड हो रहा हो, ऊपर की तरफ उठाओ ज्यादा, या वो डिप्रेस हो रहा हो, नीचे की तरफ झुकाओ, या हो सकता है क्यू आर वेव जो है वो एनलार्ज हो रही हो, या हो सकता है जो टी सेगमेंट या टी वेव होती है वो फ्लैट हो गई हो। ये सब वो डेविएशंस हैं जो इंडिकेट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को। एंड दैट इज द रीजन कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसका यूज डॉक्टर्स जो है वो वेरियस टाइप के अबनॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग के क्लिनिकल डायग्नोसिस में करते हैं और इस टेक्निक का अपना ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो मैं आपको अब बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में आपको क्या क्या डेविएशंस देखने को मिलेंगे और वो डेविएशंस किन एबनॉर्मल कंडीशंस को इंडिकेट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेटेड दिखाई देता है, एलिवेटेड कैसा होगा देख लीजिए। आप किसी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेते हैं, ये नॉर्मल है, और जिस पेशेंट के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखाई देगा, यानी कि जो एस और टी सेगमेंट है, एस और टी के बीच का डिस्टेंस है, वहां पर आपको एलिवेशन यानी इस तरीके से आपको उठा हुआ एलिवेटेड दिखाई देगा एसटी सेगमेंट, तो ये इंडिकेट करेगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, जिसको आप हार्ट अटैक भी कहते हैं। क्लियर, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं और आपको एसटी सेगमेंट में एलिवेशन दिखाई देता है, दैट इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए क्यू आर वेव भी एनलार्ज है, यानी कि कई बार हो सकता है कि एसटी सेगमेंट में आपको एलिवेशन देखने को ना मिले, लेकिन जो क्यू आर वेव है, जैसे कि ये क्यू है और ये आर है, तो अगर आपको क्यू आर वेव एनलार्ज मिल रही है, जो कि जनरली नैरो होना चाहिए पर आपको वो एनलार्ज मिल रही है, तो वो भी इंडिकेट करती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, यानी कि हार्ट अटैक को। तो 2 कंडीशंस आप समझ जाइए। पहला डेविएशन, अगर एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, इट विल इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंड अगर क्यू आर वेव एनलार्ज है तो ये भी इंडिकेट करेगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक को। अगला डेविएशन क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कि एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड कैसे दिखेगा आपको, देखिए ये एक नॉर्मल ईसीजी है और यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन आ रहा है, यानी कि एस और टी सेगमेंट जो है वो नीचे की ओर दबा हुआ है, डिप्रेस्ड हो रहा है। तो एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन ये बताता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में, उसकी हार्ट मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यानी कि हार्ट मसल्स जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर रही हैं। इन सच कंडीशन डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देगा, ये एक इंडिकेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एसटी में डिप्रेशन देखने को मिल रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि आपकी कार्डियक मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दिख रही है। चलिए, अब कई बार आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ये देखने को मिल सकता है कि जो टी वेव होती है, अच्छा नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आप जानते हैं टी वेव ये है, और टी वेव ये इंडिकेट करती है कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल है उसका एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है टी, या हम कह सकते हैं द एंड पॉइंट ऑफ द टी इंडिकेट्स एंड ऑफ द
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर? अगर टी वेव आपको फ्लैट मिलती है, देखिए यहां पर टी वेव जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, ये टी वेव इस तरीके से आप देखते हैं ऊपर उठी होती है, लेकिन यहां पर टी वेव एक्चुअली वेव ही नहीं है, वो फ्लैट हो गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी हार्ट मसल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन वो कंडीशन भी है कि उस इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने का कारण एक डिसीज है जिसको आप अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी हार्ट डिसीज होती है बच्चों, जिसमें पेशेंट की जो आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट के डिपॉजिटेड होने की वजह से आर्टरीज का डायमीटर कम हो जाता है, जो रेस्ट्रिक्टेड करता है ब्लड के फ्लो को। और ब्लड का फ्लो अगर आर्टरीज में प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो हार्ट मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। हालांकि ब्रीदिंग के थ्रू वो ऑक्सीजन सफिशिएंटली ऑब्टेन कर रहा होगा, बट उसके हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं मिलेगी। तो अगर टी वेव आपकी फ्लैट आ रही है तो ये इंडिकेट करेगी अथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज को, और उस डिसीज की वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन क्या मिल रही है, उसकी हार्ट मसल्स को इनसफिशिएंट अमाउंट में। तो ये यहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेविएशंस बताए हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेविएशन है जो मैंने यहां पर नहीं बताया, जो आप याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए पी वेव एनलार्ज है, अगर पी वेव एनलार्ज है, इट विल इंडिकेट एनलार्जमेंट इन एट्रिया। तो एट्रिया में एनलार्जमेंट को इंडिकेट करेगी अगर पी वेव आपकी एनलार्ज हो रही है। तो इतने डेविएशंस आपको कम से कम याद रखने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बेस्ट ऑफ लक। आगे के लेक्चर्स में मैं आपसे इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।